इस क्लास में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर हम लोग को दिए हों उनमें से H+ निकाल लेंगे। H+ निकालने के बाद अगर रेजोनेंस अच्छा मिलता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। सेकेंड रूल, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ अगर रेजोनेंस से हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगी। तो देखते हैं, हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम यहाँ से H+ निकालते हैं तो यहाँ पे हमें रिंग पे रेजोनेंस मिलेगा। अगर आप यहाँ से H+ निकाल देते हो तो यहाँ पे माइनस आता है और ये रिंग पे डिलोकलाइज हो जाएगा। सबसे पहले ही आपको क्या बताया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए H+ निकाल लो। रेजोनेंस अगर अच्छा मिल रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो मतलब ये एक अच्छा एसिड है। आप देखो यहाँ पे H+ निकाल रहे हो तो इस पे माइनस आ रहा है और इसको कौन विड्रॉ कर रहा है? C≡O, ऑक्सीजन ज़्यादा विड्रॉ करेगा, मीन्स Q P से अच्छा है। यहाँ पे रिंग विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे अगर आप H- कर रहे हो तो कौन विड्रॉ कर रहा है? C≡O विड्रॉ कर रहा है। आर देखिए, यहाँ पे अगर आप H+ निकालेंगे तो N पे माइनस आएगा। अगर N पे यहाँ पे आपने H+ निकाला, N पे माइनस आया तो ये इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है और ये इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है। यहाँ पे आप निकालते H- आता तो ये इधर डिलोकलाइज हो सकता था। यहाँ पे आप निकालते हैं, यहाँ पे माइनस आता तो ये माइनस रिंग पे डिलोकलाइज होता। S में आप H+ निकालेंगे तो डिलोकलाइजेशन नहीं होगा और जो दो कार्बन है वो इंडक्टिव इफेक्ट से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो आपको आगे का रूल मैंने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो सबसे अच्छा रेजोनेंस हम लोग को कहाँ पे मिल रहा है? सबसे अच्छा रेजोनेंस हम लोग को R में मिल रहा है H+ निकालने के बाद, मीन सबसे अच्छा एसिड R है। उसके बाद आपको कहाँ मिल रहा है? Q में मिल रहा है, तो फिर Q, उसके बाद P और उसके बाद S। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करना है? H+ निकाल देना है। H+ निकालने के बाद अगर अच्छा रेजोनेंस मिल रहा है तो वो कंपाउंड एसिडिक होगा। उसके बाद क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है कोई ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अगर आपके मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दो C≡O इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे थे इसलिए R सबसे अच्छा हुआ। यहाँ पे एक C≡O विड्रॉ कर रहा था इसलिए Q हुआ। P क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे रिंग विड्रॉ कर रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा विड्रॉ करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था इसलिए सबसे पीछे चला गया। ठीक है ना। सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में थोड़ी सी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। अगर इन जनरल आप प्रिडिक्ट करते तो आपको लगता कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? P। सबसे अच्छा एसिड P आपको इसलिए लगता है कि NO2 ज़्यादा विड्रॉ करेगा। NO2 कहाँ से विड्रॉ अच्छे से कर सकता है? ऑर्थो और पैरा से। NO2 रेजोनेंस से ऑर्थो और पैरा से विड्रॉ कर सकता है। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ऑर्थो पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये P आगे होना चाहिए था सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा R होता है। इसका देखिए ट्रेंड तो ये होता है कि R, फिर उसके बाद P होगा, उसके बाद Q होगा और फिर S होगा। उसका रीजन क्या होता है? P में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसको चिलेशन बोलते हैं। ये आपका चिलेशन है। चिलेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो रिंग का फॉर्मेशन होता है उसे चिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये फ्री नहीं है, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से इस ऑक्सीजन से बंधा हुआ है। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस हाइड्रोजन को थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जा रही है तो P आगे निकल जाता R से। हो क्या रहा है कि NO2 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से विड्रॉ करेगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से माइनस R लगता है, जो विड्रॉइंग इफेक्ट होता है वो ऑर्थो और पैरा से होता है। मैंने अपने पहले की वीडियो में आपको ये चीज़ सिखाई है कि रेजोनेंस बस कहाँ से खींचता है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से विड्रॉ करता है? ऑर्थो और पैरा से। मेटा से वो विड्रॉ इफेक्टिवली नहीं कर पाता, मेटा से इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ करेगा। तो P और R में हमें डिसाइड करना था
अब लग क्या रहा था कि P इसके पास है, पास में है तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगाएगा तो ज्यादा विड्रॉ करेगा। P आगे होना चाहिए, P पीछे क्यों चला गया? क्योंकि वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब विद इन द मॉलिक्यूल होती है तो उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जब रिंग का फॉर्मेशन होता है तो उसे चिलेशन बोलते हैं। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिंग फॉर्म होगी आपकी उसे चिलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो चिलेशन से इसको थोड़ा स्टेबिलिटी मिली, इसलिए ये क्या हो गया, आर से ये पीछे हो गया। उसके बाद क्यू क्यों आया? क्योंकि क्यू पे आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, क्यू पे आपका विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसके बाद फिर क्यू आ गया। सबसे पीछे एस आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो आर क्योंकि यहाँ पे पैरा से खींचेगा, पी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इसलिए ये थोड़ा सा पीछे चला गया। क्यू, आर और पी से पीछे क्यों है? क्योंकि ये माइनस आई से खींचेगा, ये माइनस आर नहीं लगा पाएगा। ये जो है ये लगाएगा माइनस आर, ये भी लगाएगा माइनस आर, माइनस आर माइनस आई, माइनस आर माइनस आई, लेकिन ये बस क्या लगा पाएगा? माइनस आई, तो ये पीछे हो गया। थर्ड केस में देखिए आपको बताया है कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, वही कॉन्सेप्ट है। ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा बताइए? पी और क्यू में पी ज्यादा विड्रॉ करेगा क्योंकि यहाँ एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम लोग चीजों को, आसानी से देखिए। पी ज्यादा विड्रॉ करेगा, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन है तो पी, फिर उसके बाद क्या आ गया? क्यू आ गया, क्योंकि फिर सी एन विड्रॉ करेगा। ये विड्रॉ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा। ये कौन सा दो इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आर और माइनस आई, तो प्लस आर डोमिनेट कर जाएगा। नेट डोनेटिंग है, नेट डोनेटिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। ये भी डोनेटिंग है लेकिन ये क्या करेगा? ये ज्यादा डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो ट्रेंड अपना क्या हो जाएगा बताइए? पी क्यू आर एस। डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। सबसे पीछे क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो ये ज्यादा डोनेट करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक फोर्थ में आते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और फोर्थ क्वेश्चन सचमुच ये अगर नहीं पता होता है तो मैक्सिमम टाइम पे आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट सी मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको ध्यान देना। एक एसिड के अगर ऑर्थो पोजीशन पे एक एक्सेप्शन है, ध्यान से सुन लीजिए। एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ये जो मैंने पहले स्टेटमेंट कहा था उसके रिस्पेक्ट में एक एक्सेप्शन है। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ये बताया था। अभी आपको मैं एक एक्सेप्शन क्या बता रहा हूं कि एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाओ, कोई भी ग्रुप लगाओ, चाहे वो डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो देखिए ये डोनेटिंग है, OCH3 नेट तो डोनेटिंग है, ये क्या करेगा बताइए? एसिडिक स्ट्रेंथ को आपको बढ़ा देगा, ठीक है ना। Q ये तो विड्रॉ करेगा ही क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा से डोनेट करता है, मेटा पे लगा है तो ये क्या करेगा बताइए? विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो सबसे पीछे कौन सा जाएगा? ये R सबसे पीछे जाएगा। हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ सीख रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ये एक आपको एक्सेप्शन बताना है। अगर एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ध्यान में क्या रखना है कि एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो विड्रॉइंग या डोनेटिंग हो, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे OCH3 तो नेट विड्रॉइंग है, मेटा पोजीशन से नेट विड्रॉइंग है, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है तो वो डोनेटिंग है, ठीक है। तो अपने एक्सेप्शन के हिसाब से सबसे पहले तो P आएगा। ये डोनेटिंग है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है,
लेकिन ये आगे क्यों आ गया, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट का एक्सेप्शन है कि एसिड के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई रहेगा तो इस रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो P सबसे पहले आया, उसके बाद आपका Q आ जाएगा, क्योंकि Q नेट विड्रॉइंग है। मेटा पोजीशन से OCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और ऑर्थो और पैरा से डोनेट करता है। तो P के बाद फिर Q आ गया। OCH3 क्या करेगा, पैरा पोजीशन पे अभी बात हो रही थी तो ये डोनेट करेगा, तो वो सबसे पीछे आ गया। S में ना डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, तो फिर S हो गया, फिर R हो गया। तो ये ट्रेंड आपका क्या हो गया, PQSR आपका ट्रेंड हो गया। ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, बहुत क्रूशियल एक्सेप्शन है, ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि एसिड के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप रहेगा, चाहे वो डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग है, इस रिएक्शन को बढ़ा देगा। वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे हम। फिर यहाँ पे देखिए एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है तो वो एसिड रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो सबसे पहले P आया, उसके बाद देखिए ये दोनों डोनेटिंग है। अगर डोनेटिंग है तो ये क्या करेंगे बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, ठीक है ना। तो P के बाद फिर अपना क्या आएगा, ऐसा आएगा। अब R ज़्यादा डोनेट करेगा। R ज़्यादा डोनेट क्यों करेगा बताइए, क्योंकि R कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ से पॉसिबल होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से, ठीक है ना। तो PS, उसके बाद अपना क्या आएगा, उसके बाद अपना Q आएगा और सबसे पीछे अपना R जाएगा, ठीक है ना। R ज़्यादा डोनेट क्यों करेगा, एक डाउट रहता है अक्सर कि रिंग पे अल्काइल ग्रुप है तो इंडक्टिव इफेक्ट आप देखते हो, रिंग पे अल्काइल ग्रुप है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, साथ में हाइपर कंजुगेशन भी होता है। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए कि डोनेशन ज़्यादा कब होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन से। मेटा से डोनेशन भी कम होता है, विड्रॉ भी कम करेगा। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लिकेटेड मत किया करिए कॉन्सेप्ट को। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉपी में लिखवा देते हैं और आप पढ़ते पढ़ते समझ नहीं पाते कि क्या ज़रूरत का क्या ज़रूरत का नहीं है। तो मेरी खास बात यही कि मैं बस बहुत काम की चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ और वही चीज़ आपको सिखाता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैं कभी भी अपना जो मैंने देखा है लोगों को कि वो अपने नॉलेज को ले जाके बच्चों के सामने शो ऑफ करते हैं और बच्चे उससे कुछ सीख नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। तो मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं आपको बस सिंपल सी मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छा कहाँ से होगा, ऑर्थो और पैरा से। इलेक्ट्रॉन अच्छे से विड्रॉ कहाँ से होगा, ऑर्थो और पैरा से। हम लोग कभी भी मेटा वाले को भाव नहीं देंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हम लोग मेटा वाले को भाव नहीं देंगे। ना मेटा से वो अच्छी तरह खींच सकता है, ना मेटा से वो अच्छी तरह डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो हुआ क्या, सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये सबसे आगे आया, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा आया, क्योंकि ना यहाँ कोई ना डोनेट कर रहा है ना विड्रॉ कर रहा है। क्यू इसलिए आया क्योंकि क्यू मेटा से कम डोनेट करेगा, आर यहाँ से ज़्यादा डोनेट करेगा हाइपर कंजुगेशन से, ठीक है। तो PS Q जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना बहुत सिंपल से होते हैं, लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, अपना पूरा नॉलेज बच्चे के ऊपर ले जाके डाल देते हैं और बच्चा परेशान हो जाता है। बहुत सिंपल होती हैं सारी चीज़ें, पूरी पढ़ाई बहुत सिंपल है, बस तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना है, डेडिकेटेड रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, कर लोगे। बहुत सिंपल होता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना सिंपल है, ये सब बहुत सिंपल है, तुम्हें आसानी से आ जाएगा। तुम ध्यान से सुनते रहो, किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 वीक में तुम्हें ये सारी चीज़ें पूरी अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमने सीखा ऑर्थो इफेक्ट, और क्या सीखा, डोनेटिंग ग्रुप कम करता है, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडेशन को बढ़ाता है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट किया जा सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कहाँ से किया जा सकता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। मेटा पोजीशन से बस क्या वर्क करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन कहाँ से लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से, ठीक है ना। सिंपल सा, मैं जो भी स्टेटमेंट बताता हूँ तुम्हें ना, पता है मैं तुम्हारे लेवल पे आगे बताता हूँ। कभी कभी होता है ना कि मुझसे आगे जो डिस्कस कर दे कि आप ऐसे कैसे बता रहे हैं, ऐसे कैसे सिखा रहे हैं, तो मेरा टारगेट पता है क्या, मुझे तुम्हें सिखाना है। मुझे पता है कि तुम्हें मैं कैसे सिखा सकता हूँ, कैसे तुम सीख लोगे। तो मुझ पर ट्रस्ट करो और ये जैसे जो बता रहे हो सुनते जाओ, सब सारी चीज़ें तुम्हें आ जाएंगी। थर्ड में देखो बेस है, ये देखो एक बेस है और 2 मूल्य, मतलब कि 2 जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो अपने को चाहिए, जो
और 2 मोल ही लिया तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो चाहिए। तो देखो जहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो तो आगे निकल जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो पहला रहेगा, तो एक H+ ये हटेगा, तो पहला ये हट के यहाँ पे -Na+ लग जाएगा। अभी इन तीनों में देखो यहाँ पे एक विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो दूसरे नंबर पे ये हटेगा, तो ये दोनों आपके H+ हट जाएंगे, ठीक है ना। एक ये H+ हटेगा, ये 2 मोल लिया था तो 2 ही हटेंगे, तो यहाँ Na+ हो जाएगा, यहाँ Na+ हो जाएगा। फोर्थ देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें बताया है कि H+ निकाल लो और देखो सबसे अच्छा रेजोनेंस कहाँ मिल रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, H+ निकाल लो, देखो सबसे अच्छा रेजोनेंस कहाँ मिल रहा है। देखो यहाँ पे तो H+ निकालने का कोई स्कोप नहीं है। H+ निकालने का स्कोप इसलिए नहीं है कि तुम बोलते हैं कि सर यहाँ पे H+ है, तो एक रूल ध्यान में रखना है कि हम लोग कभी भी डबल बॉन्ड के ऊपर कोई चार्ज लेके नहीं आएंगे। ऑर्गेनिक में डबल बॉन्ड के ऊपर चार्ज लेके आना एक बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है ना। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि डबल बॉन्ड के ऊपर कोई चार्ज लेके नहीं आना है, ना हमें डबल बॉन्ड के ऊपर माइनस लाना है, ना डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस लाना है। वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये तो निकल नहीं सकता, ये गया। अगर आप ये निकाल रहे हो तो यहाँ पे देखो ये निकल सकता है, ये माइनस आया तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो जाएगा, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा हो सकता है और इधर हो सकता है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा रेजोनेंस मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर H+ निकालोगे ना, ये वाला अगर H+ निकाला तो देखो ये एरोमेटिक बन जाएगा। अगर आपने ये H+ निकाला तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। पूरी रिंग में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से H+ निकाला तो बहुत अच्छा आपको क्या मिल रहा है, डिलोकलाइजेशन मिल रहा है। तो अभी तक तो ये लग रहा है ये अच्छा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर इसको आप निकाल रहे हो तो ये उतने अच्छे से डिलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो ये वाला एरिया बचा रह जाएगा। अगर देखो अगर आप डिलोकलाइजेशन देख रहे हो तो ये इधर आएगा, ये इधर आया, इसके बाद ये इधर आएगा, ये कैसे भी डिलोकलाइज होगा ना, इस एरिया में नहीं पहुंच पाएगा। इस एरिया में देखो कॉन्जुगेशन नहीं है, इस एरिया में तुम्हारा कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये इतना ही घूमेगा, लेकिन ये क्या होगा, पूरी रिंग में डिलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये हो गया। यहाँ पे निकालना माइनस आया, ये इधर गया, ये इधर गया, फिर क्या हो जाएगा बताओ, ये इधर आया, इधर माइनस आया, फिर ये इधर आया, ये इधर आया और ये इधर आया, तो ये डिलोकलाइज हो जाए। ये आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो दिखेगा आपको, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना दिया है, वैसे एक बार रुको मिटा के फिर से तुम्हें दिखाता हूँ। एक बार इसे मिटा दिया मैंने फिर से। अब देखो ये माइनस आया, अब तुम खुद से ट्राई करो। यहाँ पे देखो दोनों रिंग में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों रिंग में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाने का कोई स्कोप नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। जो मेरा GOC का फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने यही बताया था कि डिलोकलाइजेशन के लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन मिल गया, देखो कहीं पे भी डिलोकलाइज हो सकता है, तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, ठीक है ना। इस केस में देखो P और Q में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, इसमें मैक्सिमम टाइम लोग गलती करते हैं, P और Q में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो तुम्हारे मन में यही आएगा कि तुरंत आंसर दोगे कि सर CHF3 ज़्यादा है, एसिडिक है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो H निकल जाएगा आसानी से। मैक्सिमम टाइम पे यही गलती करते हैं हम लोग, सोचते हैं कि फ्लोरीन ज़्यादा अच्छा -I लगा रहा है तो वो विड्रॉ कर लेगा। मैंने हमेशा क्या बोला है कि हमेशा रेजोनेंस को कंसीडर करो, ठीक है ना। देखो H हटा दिया, पहला काम तो तुम्हें यही बताया ना कि एसिडिक स्ट्रेन निकालने के लिए H हटा देते हो, तो H हटा दिया, ये कार्बन आयन बन गया। फ्लोरीन यहाँ -I से खींच रहा है, फ्लोरीन पे -I इफेक्ट लग रहा है, क्लोरीन का -I फ्लोरीन से कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो क्लोरीन को वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये रेजोनेंस हो जाएगा,
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम टाइम पे हम सोचते हैं कि CHF3 ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन CHCl3 ज़्यादा एसिडिक होता है। रीजन क्या है कि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और अगर यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो कार्बन 9 की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि चार्ज की इंटेंसिटी जितनी कम होती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ सीखा। बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करो, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मेरी साइट पे, मेरी वेबसाइट पे जाके पूछ सकते हो, या मेरा फैन क्लब है वहाँ पे जाके तुम अपने क्वेश्चन लिख सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।